आसमान पर सुरमई बादल रुई के गालों की मानी तैर रहे थे। अस्पताल में गहरी खामोशी थी। डॉक्टर सवेरा ओपीडी में मरीजों को चेक कर रही थी। तभी इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे खुले। दो गार्ड अंदर दाखिल हुए और फौरन से वार्ड बॉय को आवाज दी, जल्दी बाहर आओ, हमारे सरदार जख्मी है। ये सुनते ही अस्पताल में खुलबुली मच गई। स्ट्रेचर बाहर लाया गया और मरीज को लिटाकर फौरन से पहिए घसीटते हुए इमरजेंसी रूम के अंदर शिफ्ट किया गया। वार्ड बॉय की घबराई हुई आवाज गूंजी, डॉक्टर सवेरा को कॉल मिलाएगी। इस वक्त अस्पताल में वही डॉक्टर अवेलेबल थी जो इस मरीज को देख सकती थी। डॉक्टर सवेरा जल्दी आए, इमरजेंसी है। ओपीडी इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। कॉल सुनते ही सवेरा सफेद कोट स्टेथोस्कोप गले में डाले तेज कदमों से इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर एक मजबूत रोशनी थी और जिम्मेदारी का सुकून था। जैसे उसने इमरजेंसी रूम में कदम रखे, स्ट्रेचर पर एक लंबा मर्द नेम दराज था। उसके बाजू से बेतहाशा खून बह रहा था। कमीज खून से सुर्ख हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हठधर्मी थी। जख्म फेर गहरा है, फौरन ड्रेसिंग करें, सवेरा ने बुलंद आवाज में पास खड़ी नर्सिस को कहा। और जैसे उस मरीज पर झुकी तो अगले लम्हे वो मर्द एक झटके से उठकर बैठा और अपना जख्मी बाजू पीछे खींच लिया। रहने दे डॉक्टर साहब, ये मेरे गार्ड पागल हो गए, खून खुद ही बंद हो जाएगा, जरूरत नहीं है ये सब ड्रामा करने की। उसकी आवाज भारी और हुक्म देने वाली थी। सवेरा ने पहली बार हैरत से उसकी आंखों में झांका। उस आंख की बहुत बारूक थी, किसकी आगे ना झुकने वाली। यह अस्पताल है और यहाँ जितनी जल्दी इलाज होता है। अब अगर आपने यहाँ कदम रखा है तो फिर इलाज के बगैर वापस नहीं जा सकते। सवेरा ने सर तहजे में अपने लहजे की तलखी को छुपाते हुए कहा। तो शख्स तंजिया से मुस्कुराया, आप शायद जानती नहीं मैं कौन हूं। सवेरा के चेहरे पर चंदमे को मुस्कुराहट बिखरी। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि आप मरीज हैं, और मरीज का नाम, ओहदा या सरदारी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वार्ड में मौजूद नर्सेस एक दूसरे को आंखों में हैरत से दिखने लगी। माहौल में तनाव फैल गया। वो ऊंचा लंबा मर्द जिसका नाम सरदार दुश्मन था, उसने गहरी नजरों से सामने खड़ी डॉक्टर सवेरा को देखा, जो इसे ललकार रही थी और उसकी हर बात की नफी करते इस बात पर मुसर थी कि वो उसके बाजू की बैंडेज करके रहेगी। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। सवेरा ने जैसे उसका हाथ दोबारा थामा, उसने एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। सवेरा लड़खड़ाई और अगले लम्हे उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी दिखाई देने लगी। खून बहुत तेजी से बह रहा था, मगर उस शख्स की अना उससे भी ज्यादा मजबूत थी। अगले लम्हे सवेरा का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। चटाक की आवाज और एक जोरदार थप्पड़ सरदार स्नान के मुंह पर रसीद हुआ। इमरजेंसी रूम में एक वाजिया गूंज उभरी। सवेरा ने सरदार स्नान की जिद पर एक जोरदार थप्पड़ से रसीद किया था और उसे देखता रह गया। पहली बार किसी ने उसकी सरदारी को चैलेंज किया था। आंखों में हैरत, गुस्सा और एक अनकही सी कशिश एक साथ तैर गई। सवेरा की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जो कोई प्रोफेशनलिज्म को रोकेगा यूं ही थप्पड़ खाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी मरहम पट्टी करने का, मगर चूंकि अब आप खुद चलकर यहाँ आए तो अब ये मेरा फर्ज बनता है, समझे आप? आइंदा मजामत की कोशिश मत कीजिएगा। उसने नर्स को इशारा किया तो दोनों नर्सेस आ गई। उसने सरदार श्मान को सीधे लेटने का हुक्म दिया। उमा खान की अंदाज में थप्पड़ खाने के बाद उसकी हर बात को मानता गया। स्नान के चेहरे पर जबड़े भींच गए, मगर वो खामोश रहा। पहली बार किसी औरत ने उस पर इसका हाथ उठाया था, वो भी बगैर खौफ के। सवेरा ने अपनी नजरें जख्म पर जमाई और इंतहाई महारत से उसके जख्म साफ करने लगी। रुई खून से तर थी, मगर उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे। अगर इन्फेक्शन हो जाता तो, बाजू जाया हो जाता तो? उसे नजरें उठाए बगैर कहा, तब आपकी सरदारी ओहदा जो भी है वो कोई काम ना आता। स्नान की नजरें उसके चेहरे पर जमी थी। सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस लहजे में इससे बात कर सकता है। उसके अंदर का गुरूर जख्मी था, मगर अजीब बात यह थी कि उसे जख्म भरा नहीं लगा था। ड्रेसिंग मुकम्मल होगी तो सवेरा ने आखिरी पट्टी बांधी और सरदार की आंखों में झांका। अब आप जा सकते हैं। उसकी आवाज में ना तल था ना माजरत, सिर्फ एक जिम्मेदारी झलक रही थी। और अगली बार खुद को अना से ज्यादा अहम समझेंगे। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सरदार स्नान खान खून ख्वार नजरों से उसे तकता हुआ बैठ उतरा और उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक और जज्बा भी था। वो दरवाजे तक गया, फिर रुका और पलट कर एक लम्हे को सवेरा को देखा, जो अब फाइल उठाकर दोबारा अपने फर्ज की अदायगी के लिए अंदर जा चुकी थी। उस लम्हे सरदार स्नान को एहसास हुआ कि उस लड़की को अगर अपने ख्वाबों से रोक दे तो उसकी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि उसने सरदार की इज्जत को वहां मौजूद तमाम नर्सों के सामने दो कोड़ी का कर दिया था।
اپنے انجام سے تم جلد واقف ہو جاؤ گی ڈاکٹر سویرا۔ اس نے اس کا نام دے کر چبا چبا کر کہا اور پھر اپنے گارڈ کی ہمراہی میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جو اس کی شان و شوکت کی گواہی دے رہی تھی۔ حویلی کے وسیع کمرے میں نیند ترکی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ سردار اشنان اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور بازو پر بندھی سفید پٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے انگلیوں سے پٹی کو چھو کر دیکھنے لگا جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ زخم باقی وہی ہے، مگر اصل زخم تو کہیں اور لگا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں تھپڑ کی آواز گونجی اور اس نے بے اختیار آنکھیں میچ لی۔ جبڑا بیچ گیا۔ گال پر جیسے اب بھی وہی حرارت محسوس ہو رہی تھی جو کوئی پروفیشنلزم کو روکے گا، یوں ہی تھپڑ کھائے گا۔ تو الفاظ اس کے کانوں میں پھر سے گونجے۔ اشنان نے گہرا سانس لیا۔ کسی نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ زیریں نہ بڑبڑائے جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہو۔ پورے گاؤں میں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، مگر وہ لڑکی، وہ ڈاکٹر، اس نے نہ صرف ہاتھ اٹھایا بلکہ نظریں بھی نہیں جھکائی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اشنان کی آواز ابھری۔ دروازہ کھلا اور نور دین اندر داخل ہوا۔ وہ برسوں سے حویلی کا وفادار ملازم تھا، ہر راز سے واقف تھا، ہر حکم کا پابند تھا۔ صاحب جی، وہ تھوڑا جھکا۔ میں نے پتہ لگا لیا ہے۔ اشنان کی نظریں آہستہ سے اس پر اٹھی۔ کس بات کا؟ وہ ڈاکٹر صاحبہ گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اشنان کے چہرے پر ہلکی سی دلچسپی ابھری مگر آواز مستور سنجیدہ تھی۔ کون سا خاندان؟ نور دین نے لمحہ بھر توقف کیا جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ میرانی خاندان صاحب جی۔ اگلی پل اشنان ایک چھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز میں گرج تھی۔ جی، میرانی خاندان۔ کمرے کی فضا یکدم بدل گئی، ہوا جیسے تھم گئی۔ اشنان کی آنکھوں میں اب صرف حیرت نہیں، آگ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر اندھیری رات دور تک پھیلے کھیتوں میں نظر آ رہی تھی۔ قسمت بھی کیا رنگ دکھا دیا ہے، اس نے دھیمی مگر کٹیلی آواز میں کہا۔ یہ میرانی خاندان جو ہماری بربادی کی وجہ بنا، آج ایک بار پھر ہمارے زخم تازہ کر گیا۔ اس کی مٹھی بے اختیار پیچ گئی۔ ابا، حضور کی آنکھوں میں جو بے بسی میں نے دیکھی تھی نا نور دین، وہ میں کبھی نہیں بھولا۔ وہ پھلٹا آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ میرانیوں نے ہمیں جھکایا تھا، ہمارے نام کو مٹی میں ملایا تھا۔ نور دین خاموش کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پرانا دکھ ہے جو سالوں بعد تازہ ہوا ہے۔ احسان نے اپنے بازو کی پٹی کو دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ ہنسی اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ عجیب اتفاق ہے، زخم بھی میرانی کا دیا ہوا ہے اور مرہم بھی۔ وہ چند قدم چل کر میز کے قریب آیا، ہاتھ میز پر رکھ کر جھک گیا، لیکن اس بار بازی پلٹے گی، نور دین اور ضرور پلٹے گی۔ آواز میں ایسی قطعیت تھی کہ دیوار بھی گواہی دے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اسپتال میں تھپڑ مار کر بات ختم ہو گئی۔ اس کی آواز، اس کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ نہیں، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ نور دین نے ہمت کر کے پوچھا، صاحب جی کیا حکم ہے؟ اسلان سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی شخصیت میں پھر روب وہی سرداری لوٹ آئی۔ ابھی کچھ نہیں، وہ دھیرے سے بولا، دشمن کو فوراً وار کا موقع نہیں دیتے، میرے سے یقین دلاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے ہی جا کھڑا ہوا، گال پر ہاتھ پھیرا اور پل بھر کو اس کی آنکھوں میں عجیب ساکھ سبھرا۔ میرانی خاندان، تم نے ہماری نسلوں کو رلایا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کی نگاہ سخت تھی۔ اب سردار اشنان تمہیں ہنسی نہیں دکھا، یہ زخم، اسے پٹی، بازو کی پٹی کو چھوا، اب صرف گوشت کا نہیں، ناسور بن چکا ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف مڑا، باہر اندھیرے کو گھورنے لگا۔ اب بازی پلٹے گی اور ضرور پلٹے گی۔ اس بار میرانی خاندان کو اندازہ ہوگا کہ سردار سے ٹکرانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان جنم لے رہا تھا۔ اسپتال میں شام اتر آئی تھی، او پی ڈی بند ہو چکی تھی مگر ایمرجنسی کی بنتیاں ابھی بھی چل رہی تھی۔ راہداری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سویرا اس وقت وارڈ کے نرس اسٹیشن کے قریب کھڑی مریض کی فائل دیکھ رہی تھی۔ سفید کوٹ کی آستینیں کوہنیوں تک گوری تھی اور چہرے پر دن بڑھ کی تھکن تھی۔ وہ فائل بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ کسی نے اسے پکارا، ڈاکٹر سویرا۔ وہ چونکی اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ڈاکٹر فہد چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ آج وہ غیر معمولی سنجیدہ لگ رہے تھے، عام دنوں کی شوخی کہیں غائب تھی۔ جی، کوئی ایمرجنسی کیس ہے کیا؟ یہ سن کر ڈاکٹر فہد ہلکا سا مسکرایا۔ ایمرجنسی تو ہے مگر میڈیکل نہیں۔ سویرا نے بغیر فکری، مطلب؟ اس نے جنبی سے پوچھا۔ فہد نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہم 2 منٹ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ یہاں جہاں آپ کے کمرے میں؟ سویرا نے آس پاس دیکھا، سٹاف کم تھا، رات کی ڈیوٹی شروع ہونے والی تھی۔ وہ چل کر وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تو فہد بھی اس کے برابر پہ بیٹھا۔ ایک لمحہ خاموشی کا گزرا، پھر دونوں کی نظریں ملی۔
सवेरा ने घबरा कर नजरें झुका ली। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं अपने घर वालों को आपके बारे में बता चुका हूँ। सवेरा का दिल जोर से धड़का। मेरे बारे में? उसने भीगते और पूछा। जी। मैंने अम्मी से कहा कि अगर रिश्ता करना है तो इसी लड़की से, जो सफेद कोट में अपनी जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ती और जिद्दी मरीज को भी सीधा कर देती है। सवेरा ने मुस्कुराकर अपनी निगाहें झुका दी। डॉक्टर फहद, यह अस्पताल है। उसे याद दिलाया। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं आपको पसंद करने लगा इस वक्त से, जब आपने गरीब मरीज की फीस माफ की थी, जब आपने रात 3 बजे तक एक बच्चे के लिए ड्यूटी दी थी, जब आपने डर के बगैर सच बोला था। सवेरा ने धीरे से मुस्कुराते अपना सर झुका लिया। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझे कि मैं आपके घर बाकायदा रिश्ता भेज सकूं, इज्जत के साथ। सवेरा के अंदर कई आवाजें बैक वक्त बुलंद हुई। मेरी जिंदगी सादा नहीं है। आप मेरे खानदान के बारे में तो जानते ही नहीं। हमने कार गांव छोड़कर यहाँ शहर सिकनियत इख्तियार की तो कोई वजह ही होगी ना। फहद धीमे से मुस्कुराया। सादा जिंदगी तो किसी की भी नहीं होती। हाँ, लेकिन मेरी नीयत जरूर साफ है। मैं आपके ख्वाबों के रास्ते में नहीं आऊंगा। आप अस्पताल बनाना चाहे, जहाँ चाहे जॉब करें, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सवेरा ने उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक महसूस की और वो चमक उसके दिल में उतरने लगी थी। आप बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं। उससे गोया फहद की तारीफ की। सिर्फ बातें अच्छी नहीं करता, इरादे भी मेरे बहुत अच्छे हैं। चंद लम्हे गुजर गए थे। ठीक है, ये कहकर वो खड़ी हुई। मैं आपका इंतजार करूंगी। सवेरा ने धीरे से उसे इजाजत दे दी थी। तो डॉक्टर फहद को लगा कि उसके उस वक्त दुनिया का वो सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान है, जिसे उसकी मनचाही डॉक्टर कबूल करने के लिए तैयार है। वो मुस्कुराते हुए सर झुकाकर आगे बढ़ गया और सवेरा वहीं उसे दूर तक जाते देखती रही। दोपहर की धूप हवेली के सहन में सुनहरी चादर की तरह फैली हुई थी। जब सरदार शान ने नूरदीन को इशारा किया, चांदी के बड़े थालों में मिठाइयां सजी थी। सब कुछ उस शान से रखा गया था जैसे कोई बड़ी खुशी हो। ये सब बेरोज मेरानी के घर पहुंचा दो। अशनान ने कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए कहा। आवाज पुरसुकून थी, मगर आंखों में गहरी चमक मौजूद थी। और पैगाम क्या देना है? नूरदीन ने अदब से पूछा तो अशनान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। क्या देना? सरदार अशनान ने सुलह का हाथ बढ़ाया। जो दो खानदान को अब कोई शिकायत नहीं, वो गांव है, अपनी जुड़ी हुई हवेली दोबारा बात करे। पुराने हिसाब किताब दफन किए जाते हैं। नूरदीन चौंका। साहब जी, वाकई? अशनान ने नजर उठाकर उसे देखा। हमेशा दुश्मनी से काम नहीं चलता नूरदीन। कभी कभी दुश्मन को करीब लाना पड़ता है ताकि वार दुरुस्त लगे। नूरदीन खामोश हो गया। पैगाम वाज़ेह था, मगर नीयत की गहराई सिर्फ सरदार जानता था। महरोज मेरानी अपने शहर वाले घर में सोफे पर निमदराज थे जब थाल अंदर लाए गए। मिठाइयों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। ये क्या है भाई? उन्होंने हैरत से पूछा। सरदार स्नान का पैगाम है। नूरदीन ने मुअत्तब अंदाज में सर झुकाया। वो चाहते हैं कि आप गाँव वापस आए, हवेली बात करें। अब कोई शिकायत बाकी नहीं रही। वो सुलह करना चाहते हैं। महरोज की आंखों में लालच की चमक फौरन जाग उठी। वाकई? यानी कि तुन खानदान ने हार मान ली? नूरदीन ने गौर से उन्हें देखा। सरदार ने सुलह का पैगाम भेजा। फिरोज ने मिठाई का टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और मुस्कुराया। किस्मत आकर मेहरानियों पर मेहरबान हो ही गई। उसकी जेहन में फौरन जमीनें, हवेली, पुराना रोब सब घूमने लगा। हम कल ही शिफ्ट होंगे, उसने जोश से कहा। मैं दिखा दूंगा कि मेहरानी खानदान भी जिंदा है। कमरे के कोने में बैठी चची जान ने हिचकिचाते उन्हें देखा। मगर सवेरा को खबर? फिरोज ने हाथ के इशारे से बात काट दी। उसे बताने की जरूरत नहीं है। लड़कियां क्या समझे, सियासत और इज्जत के खेल। जब पहुंचेगी तो खुद देख लेंगे। उधर शाम ढल चुकी थी। अस्पताल में मुसलसल ड्यूटी के बाद सवेरा के कदम बोझल थे। सफेद कोट कंधों पर डाला, बैग हाथ में लिए वो गाड़ी से उतरी। आज अजीब सी बेचैनी थी दिल में, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, अंदर से कहकों की आवाज आई। वो ठटक गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर रोशनी कुछ ज्यादा ही थी। उसने कदम अंदर रखा और अगले लम्हे वो अपनी जगह साकित रह गई। कमरे के बीचों बीच जदुन खानदान के चंद मुअज़्ज़ज़ मर्द बैठे थे। भारी पगड़ियां और वही रूप जो बरसों से मुरानियों के मुकाबल खड़ा था। फिरोज मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। अरे, आप पुरानी बातों को भूल जाइए सरदार साहब। सरदार साहब ने खुद पैगाम भेजा है। सवेरा के हाथ से बैग तकरीबन छूट गया। ये क्या हो रहा है? उसकी ऊँट से बमुश्किल निकला। सबकी नजर एक साथ उसकी तरफ उठी। चचा महरोज खड़े हो गए। मुबारक हो, हम वापस घर जा रहे हैं, अपनी हवेली बात करने। से दोनों खानदान ने सुलह कर ली है। सवेरा का दिल जोर से धड़का। सुलह?
اسے دھیمی آواز میں دہرایا، ہاں بیٹی اب دشمنی ختم۔ سردار اشرار نے خود کہا کہ میرانی خاندان کو کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ یہ سب کب طے ہوا؟ اس کی نظریں سیدھی چچا پر تھی۔ آج ہی مٹھائیاں ہی ہے، پیغام آیا، ہم نے بھی ہاں کر دی۔ عزت سے بلایا سردار نے، اب ہم دکھائیں گے کہ میرانی کون ہے۔ سویرا کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، اسے خبر تک نہ تھی اور فیصلے ہو چکے تھے۔ کمرے میں موجود سب لوگ جیسے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ سویرا نے ایک نظر جدون خاندان کے مردوں پر ڈالی، پھر اپنے چچا مہروز کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود عجیب سی مضبوطی آ گئی۔ میں یہ رہوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، اپنی امی کے ساتھ یہی زندگی گزاروں گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں یہاں جاب کرتی ہوں، اسے صاف صاف کہا۔ میں نے محنت کی ہے، یہ مقام میں حاصل کیا، میں اپنی ماں کے ساتھ یہی رہوں گی۔ گاؤں واپس جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہروز کا چہرہ ایک لمبے کو اترا۔ بیٹی جذبات میں فیصلے نہیں کرتے، یہ عزت کا معاملہ ہے۔ سردار اشرار نے خود بلایا تو سویرا کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ کس کا بلاوا جانا، میرے لیے حکم نہیں بن جاتا۔ جدول خاندان کے ایک بزرگ نے کھنکار کا گلا صاف کیا۔ بیٹی بات صرف بلاوے کے لیے، بات مستقبل کی ہے۔ میرا مستقبل میں خود طے کروں گی، اسے سرد مہری سے کہا۔ اسی لمحے مہروز نے میز پر رکھا ایک موٹا سا لفافہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ پہلے یہ دیکھ لو، پھر فیصلہ کرنا۔ سویرا نے بے دلی سے لفافہ لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا۔ جدول خاندان نے سارے انتظامات کر لیا ہے۔ مہروز کی آواز میں خوشی چھپی نہ رہ سکی۔ تم وہی گاؤں کے اسپتال کو آباد کرو گی، تمہارے لیے الگ رہائش، مکمل فنڈنگ، نئی مشینری، سب کچھ وہ فراہم کرے گا۔ سویرا کے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ کیا؟ وہ حیران تھی۔ سردار اشرار نے خود کہا ہے کہ گاؤں کا اسپتال تم سنبھالو، اسے نئے سرے سے تعمیر کروائیں گے، تم چیف میڈیکل آفیسر ہوگی، پورا اختیار تمہارے پاس ہوگا۔ گاؤں میں بیٹھے لوگ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگے۔ سویرا نے آہستہ آہستہ لفافہ کھولا۔ اندر باقاعدہ دستاویزات تھی۔ اوپر واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ گاؤں کے مرکزی اسپتال کی اجسن و تمویل اور انتظامات ڈاکٹر سویرا میرانی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ نیچے دستخط تھے۔ سردار اشرار جدول۔ سویرا کی سانس جیسے حلق میں رکھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے پاس بمشکل نکلی۔ یہ روز قریب آیا۔ بیٹی یہ موقع بار بار نہیں آتا، دشمنی ختم، عزت واپس مل رہی ہے اور تمہارا خواب بھی پورا ہو رہا ہے، اس سے بہتر کیا چاہیے؟ وہ اب مجبور ہو گئی تھی۔ یہ انتقام کی کہانی اس وقت شروع ہی جب گاؤں میں حسن میرانی اور جاوید جدون کی وفاداری کی مثالیں دی جاتی تھی۔ حسن میرانی اور جاوید جدون وہ نام مگر ایک جان تھے، ایک ہی مٹی کے پلے، ایک ہی میدان میں گھڑ سواری سیکھی، ایک ہی استاد سے قرآن پاک پڑھا۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر سرداری بانٹنی ہو تو ان دونوں میں بانٹ دو، انصاف کم نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں جوان ہوئے، اپنے اپنے خاندانوں کی بھاگ ڈور سنبھالی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مقابلہ ہونے کے باوجود ان میں حسد نہیں تھا۔ جب کسی فیصلے کی گھڑی آتی دونوں اکٹھے بیٹھتے، جرگہ کرتے اور حکم سناتے۔ کئی چھوٹے گاؤں بھی ان دونوں کی سرداری کو ماننے لگے۔ اس اتحاد نے کسی اور کے دل میں آگ لگا دی۔ وہ تھا شاسین جتوئی، جتوئی خاندان کا وارث۔ جتوئی خاندان کبھی اس خطے کا سب سے طاقتور نام ہوا کرتا تھا، مگر وقت نے کروٹ لی اور لوگ انصاف کی طرف جھکنے لگے۔ شاسین دیکھ رہا تھا کہ اب لوگ اس کے دروازے پر کم اور میرانی اور جدون کی چوکھٹ پر زیادہ دستک دیتے ہیں۔ دوستی نے انہیں ناقابل شکست بنا دیا تھا۔ وہ اکثر اپنی کارندوں سے کہتا، جب تک یہ ساتھ ہے جتوئی نام مٹتا رہے گا۔ پھر اس نے وہ کیا جو طاقت دشمن اکثر کرتے ہیں، اس نے میرانی اور جدون خاندان کی دوستی پر وار کیا۔ شاہزر نے برسوں تک انتظار کیا، جلد بازی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو دونوں خاندانوں کے قریب بھیجا، کسی کو ملازم بنا کر تو کسی کی مزاری کی شکل میں، تو کسی کو مشیر کی شکل میں۔ سردار حسن نے اکیلے فیصلہ کیوں کیا؟ جاوید صاحب نے آپ کے حصے کی زمین پر بات کیوں نہیں کی؟ شک کے بیچ بو دیے گئے، مگر دوستی اتنی کمزور نہیں تھی۔ حسن اور جاوید ہر افواہ پر ایک دوسرے کے پاس جا بیٹھتے، طویل بات چیت ہوتی ہے، بات صاف ہو جاتی۔ شاہزن سمجھ گیا کہ انہیں درار باہر سے نہیں پڑے گی، بلکہ کچھ بڑا کرنا پڑے گا۔ وہ موقع بھی آگے جب ایک رات گاؤں میں سالانہ میلہ تھا، موسیقی، گھوڑوں کی دوڑ اور ہر طرف رونق تھی۔ حسن اور جاوید بھی ساتھ بیٹھے یہ میلہ دیکھ رہے تھے۔ یہ میلہ انہوں نے گاؤں کی تفریح کے لیے لگایا تھا۔ اسی دوران ایک جھگڑا بھڑکا، معمولی سا تنازع، اور اچانک گولی چلی۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آیا کیا ہوا۔ اگلے لمحے جاوید جدون زمین پر گرے ہوئے تھے، سینے سے خون بہ رہا تھا، چیخو پکار مچ گئی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ بیر چٹنے پر سب نے دیکھا کہ حسن میرانی کے ہاتھ میں پستول تھی۔ وہ خود ساکت کھڑے تھے، آنکھوں میں یقین نہ آنے والا خوف تھا۔ یہ کیسے؟
اس کے ہونٹ लर्ज गए। लोगों ने मंजर देखा और फैसला सुना दिया। दोस्ती धोखा निकली। सरदार हसन ने अपने ही भाई जैसे दोस्त जावेद को मार डाला। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शाहजीन जतोई भी हजूम में मौजूद था। उसके चेहरे और आंखों में इत्मीनान ही इत्मीनान था। असल हकीकत कोई ना जान सका। किसी ने नहीं देखा कि गोली किसने चलाई। किसी ने नहीं देखा कि चंद लम्हे पहले हसन के हाथ में पिस्तौल था भी या नहीं। सिर्फ नतीजा सबके सामने था। जावेद मुर्दा था और हसन के हाथ में हथियार। ये दोनों खानदानों के लिए क़यामत थी। कातिल को सजा दो, खून का बदला खून होगा। जदून खानदान ने मुतालबा किया, मगर जब तफ्तीश हुई तो अजीब बात सामने आई कि कोई ठोस सबूत ना मिला। गोली काफी फासला पर मारी गई थी और जख्म का जाफिया भी अलग था। हसन मीरानी मुसलसल एक ही बात दोहराता रहा कि मैंने गोली नहीं चलाई, मगर हालात और मंजर उसके खिलाफ थे। उसी रात मीरानी खानदान ने हिजरत का फैसला किया। तब तक सच साबित ना हम यहाँ ही नहीं रहेंगे। जदून खानदान ने मुकदमा चलाया, जिरगे बुलाए, मगर कत्ल साबित ना हो सका। ना कोई ऐनी शाहिद था, ना कोई वाज़ेह सबूत थे। और हसन मीरानी अक्सर बदल गया। वो चंद ही दिनों में बदल गया। जो शख्स कल तक पूरे इलाके में मशहूर सरदार था, आज साया बन चुका था। वो ना खाता था ना सोता था, बार बार जुवैद का नाम लेता था। मैंने तुम्हें नहीं मारा दोस्त, मैंने नहीं मारा। एक रात वो खामोशी से अपने कमरे में बैठा था। सुबह दरवाज़ा तोड़ा गया तो दुनिया से जा चुका था। दिल का दौरा भरा ये सदमा किसी को मालूम ना हुआ। यूँ दोनों दोस्त अपने अपने राज लेकर कब्र में उतर गए। जावेद जदून कत्ल हो गए। हसन मीरानी इल्ज़ाम और दुख के बोझ तले मर गए। तब से मीरानी और जदून खानदान के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो गई। एक खानदान समझता रहा कि धोखा हुआ है, दूसरा खानदान यकीन करता रहा कि खून किया गया। सच दोनों कब्रों के दरमियान दफन हो गया और वक्त के साथ साथ दुश्मनी नस्लों में मुंतकिल हो गई। और शायद किस्मत ने अब नई नस्ल को इस रास्ते तक पहुंचाने के लिए आमने सामने खड़ा कर दिया था। सवेरा की गाड़ी गांव के अस्पताल के सामने रुकी। ये वही अस्पताल था जिसे वो बचपन से अपने ख्वाब में बेहतर दिखती आई थी, मगर हकीकत में उसके सामने एक सुनसान और अधूरी तस्वीर खड़ी कर दी थी। दीवारें ज़बो-हाली का शिकार थी, रंग उतर चुका था। उसने अंदर कदम रखा, गोया कदीम अस्पताल का मंजर था। बेड पर बिछी चादरों पर धूल जमी हुई थी और चंद पुराने तिबी आलात जैसे बेजान पड़े हुए थे। सवेरा ने अंदर कदम रखा तो एक नर्स दौड़ती हुई आई। आप डॉक्टर सवेरा है? सवेरा ने सर हिलाया। डॉक्टर साहिबा फौरन आए, बच्चे की हालत तशवीशनाक है। सवेरा दौड़कर बच्चे के पास पहुंची। 5 साल का बच्चा सांस फूलने की वजह से बेचैन था। माँ अपने आंसू पोंछते उसके पास खड़ी थी। सवेरा ने झुककर बच्चे का मुआयना किया। कैसी हालत है? उसकी आवाज में संजीदगी थी। सांस फूल रहा है और यहाँ कोई जदीद मशीनरी नहीं है, ऑक्सीजन सेट भी खराब है। नर्स ने इतला दी तो सवेरा के हाथ लड़स गए। ये कैसा अस्पताल है जहाँ कोई सहूलत ही नहीं? माँ के आंसू उसके दिल में उतर गए। सवेरा ने बच्चे को सहारा दिया, दिल से दुआ की, मगर बच्चा दम तोड़ गया। वो कमरे के भीतर साकित रह गई। आंखें अश्कबार थी, दिल गहरे दुख से बड़ा था। मैं मैं उसे बचा नहीं सकी। ये सब क्यों इतना मुश्किल है? उसे बमुश्किल कहा। गांव के अस्पताल की उस टूट फूट वाली हालत ने उसके दिल को एक धचका दिया। कुछ देर बाद सवेरा ने फैसला किया कि उसे सरदार शनान से मिलना होगा। वो हवेली की तरफ रवाना हुई। दिल में बेचैनी और सवालात का बोझ था। जब वो हवेली पहुंची तो दरवाजा खुला और एक मजबूत कदावर शख्स सामने से चलता हुआ दिखाई दिया। सवेरा की सांस रुक गई। ये वही शख्स था जिसने कल अस्पताल में उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। आए आए डॉक्टर साहिबा, असान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही का इंतजार था। सवेरा के होंठ खुले के खुले रखे। उसके दिल में यादें तेज धाड़ की तरह चलने लगी। ये या वो आप थे? उसे धीमी मगर लड़ती हुई आवाज में कहा तो शनान ने सर हिलाया। जी वही हूँ, और आज आपके सामने एक बात रखनी है। सवेरा की नजरें जमीन पर झपकी। दिल धड़क रहा था और जहन में कल के थप्पड़ों की तस्वीर अब भी ताज़ा थी। अशनान ने लफाफा सवेरा के हाथ में दिया। उसे हैरत से लिया। ये देखे, जदून खानदान ने अस्पताल के सारे इंतजाम कर दिए। अब गांव के अस्पताल को आबाद करेंगे। नई मशीनरी, हर सहूलत आपके इख्तियार में होगी। सवेरा के हाथ लड़स गए, आंखें खुली की खुली रह गई। ये वो मौका था जिसका वो ख्वाब देखती रही थी, मगर अब हकीकत के रूप में सामने था। लेकिन एक शर्त है, अगर आप चाहती हैं कि ये सब कुछ फराहम किया जाए तो आपको इसके बदले मुझसे निकाह करना होगा। सवेरा साकित हो गई। दिल में हैरत और खौफ की लहर दौड़ गई। ये वही सख्त सरदार था जिसकी मौजूदगी ने कल उसे लड़सा दिया था, और अब वो शर्त रख रहा था कि अगर सवेरा गांव के अस्पताल को आबाद करना चाहती है तो उसे इशलान के साथ रिश्ता कबूल करना होगा। सवेरा के जहन में हजारों सवालात घूमने लगे।
وہ اپنے خاندان، گاؤں کے بچوں، ہسپتال کی حالت اور اپنے خواب کے درمیان پھنس گئی تھی۔ یہ شرط اس کے دل و دماغ دونوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سویرا نے لفافہ دوبارہ دیکھا، دل میں جذبات کا طوفان تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر واپس گاؤں میں چاچا مہروز کے پاس چلی آئی۔ اسے جیسے ہی قدم رکھا تو چچا مہروز مسکراتے اس کے پاس آئے۔ بیٹی آؤ اندر، کہاں رہ گئی تھی تم؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے، سردار اشنان نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا اور میں نے قبول کر لیا۔ اب تم دونوں خاندانوں کے درمیان فاصلے کم کر سکو گی۔ سویرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دل دھڑک رہا تھا مگر دماغ میں ابھی تک ہسپتال میں بچے کی موت کی تصویر گھوم رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ نہیں بیٹی، یہ فیصلہ سب کے لیے بہتر ہے۔ سردار اشنان نے پہلے سے سوچا اور رشتہ بھیجا ہے۔ اب ہسپتال کے لیے، گاؤں کے بچوں کے لیے سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوگا۔ سویرا تھوڑی دیر خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں صدمہ تھا۔ سویرا روتے ہوئے تیز قدموں سے ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرتے جیسے ہی اس نے اندر کا حوصلہ اس کا ٹوٹ گیا۔ وہ سیدھی جا کر اپنی ماں کی گود میں سرک کر بیٹھ گئی۔ اگلی لمحے اس کے آنسو بہنے لگے۔ امی، اس کی آواز بھر آ گئی، یہ سب اتنا اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے ماں کی گود میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کے آنسو امی کے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے، جیسے برسوں کا درد بہ رہا ہو۔ ماں نے آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بیٹی، زندگی ہمیشہ ہمارے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں اور کچھ فیصلے قسمت ہمارے لیے کر دیتی ہے۔ سویرا نے نماکوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن امی، کیا میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا میں صرف ایک خاندان کو جوڑنے کے لیے ہوں؟ اس کی امی نے گہری سانس لی۔ تم ایک مضبوط لڑکی ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک بیٹی ہو، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنی خواہشات سے بڑھ کر برے مقصد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سویرا خاموش ہوئی، آنسو اب بھی بہ رہے تھے مگر سسکیاں دھیمی ہو گئی تھی۔ مان جاؤ بیٹا، سوچ سمجھ کر، اگر یہ رشتہ تمہارے ذریعے کی زندگی سنوار سکتا ہے، اگر تم اپنے باپ کی بے گناہی ثابت کر سکتے ہو، اگر تم ہسپتال کو بہتر بنا سکتے ہو، تو یہ فیصلہ صرف تمہارا ذاتی نہیں رہے گا، یہ ایک مقصد بن جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، ہلکی روشنی پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ سویرا نے آنسو پوچھے، امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ایک دھچکا نہ ہو، ایک دھوکہ نہ ہو۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ڈرو مت بیٹی، اللہ جب کوئی راستہ کھولتا ہے تو اس کے ساتھ ہمت بھی دیتا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سویرا نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا محسوس ہوا۔ شاید واقعی کچھ فیصلے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، شاید کبھی کبھی قسمت کے آگے سر جھکانا ہی سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے۔ ماں کی گود میں سر کے اس نے دل میں خاموشی سے دعا کی کہ جو بھی ہو اس میں مضبوط رہے۔ جدون حویلی آج روشنیوں سے سجی ہوئی تھی، صحن میں سفید پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ مرکزی دروازے پر گاؤں کے لوگ آ جا رہے تھے۔ مرد ایک طرف بیٹھے تھے اور عورتوں کے لیے اندرونی صحن مخصوص کیا گیا تھا۔ آج سردار اشنان اور ڈاکٹر سویرا کا نکاح تھا۔ پورا گاؤں موجود تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ دیکھو سردار کا ظرف کیسے قاتل کی بیٹی کو اپنے نام کر لیا۔ ایسا بڑا دل ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ قاتل کی بیٹی کو اپنے گھر کی زینت بنائے۔ سرگوشیاں فضا میں پھیل رہی تھی اور سویرا کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ سردار اشنان سفید شلوار قمیض اور گہرے رنگ کی واسکٹ میں سین کے بیچوں بیچ کرسی پر وقار سے بیٹھا تھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی مگر انداز میں مضبوطی اور روب تھا۔ اس کے ارد گرد گاؤں کے بزرگ اور معززین بیٹھے تھے، سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ سردار نے تو دشمنی ختم کر دی، یہی اصل سرداری ہے۔ دوسری طرف اندرون حصے میں سویرا سرخ لباس میں بیٹھے تھے، سر پر دوپٹہ پوری طرح اوڑا ہوا تھا، ہاتھوں کی مہندی گہری تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی مگر چہرہ خاموش اور سنجیدہ تھا۔ قاضی صاحب سین کے درمیان بیٹھ گئے۔ خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے اشنان کی طرف دیکھا۔ سردار اشنان، جدون بنت شدون، کیا آپ کو نکاح سویرا بنت حسن میرانی سے نکاح قبول ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اشنان نے مسکرا کر مضبوط آواز میں قبول ہے کہا۔ قاضی صاحب نے 3 بار پوچھا تو اس نے تینوں بار قبول ہے کہا۔ سر فخر سے بلند تھا۔ پھر قاضی صاحب اندرونی حصے میں بڑھ گئے جہاں سویرا بیٹھی تھی۔ اس کی ماں اور چچا اس کے پاس موجود تھے۔ قاضی صاحب نے نرم لہجے میں اجازت چاہی، بیٹی، کیا آپ کو سردار اشنان بن جاوید سے نکاح قبول ہے؟ سویرا کے ہاتھ ڈر گئے۔ گاؤں والوں کی سرگوشیاں جیسے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ قاتل کی بیٹی اور سردار کا ظرف۔ اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
सवेरा ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज रुक गई। कबूल है। दोबारा सवाल हुआ। उसे आंखें बंद की, दिल को मजबूत किया। इस बार उसकी आवाज में हल्का सा एतमाद था। काजी साहब ने दुआ करवाई। पूरा जहन आमीन की आवाज से गूंज उठा। निकाहनामे पर दस्तखत हुए। बुजुर्ग सरदार आगे बढ़ो, अशनान को मुबारकबाद देने लगे। सरदार, आपने बड़ा दिल दुखाया, आपने दुश्मनी खत्म कर दी, पूरा गांव आप पर फख्र करता है। अशनान सिर्फ हल्का सा सर झुकाकर सबकी बातें सुन रहा था। चेहरा संजीदा था, मगर आंखों में एक फैसले की मजबूती साफ नजर आ रही थी। अंदर सवेरा सर झुकाए बैठी थी। उसके दिल में अजीब सा बोझ था। आज वो सिर्फ किसी की बीवी नहीं बनी थी, बल्कि दो खानदानों के दरमियान पुल बन गई थी। जदुन खानदान आज सिर्फ एक शादी की गवाह नहीं, बल्कि एक पुरानी दुश्मनी के खात्मे की भी गवाह थी। सरदार शान ने आज सर्फ दिखाया था, और सवेरा ने किस्मत के आगे सर झुकाकर एक नई जिंदगी कबूल की थी। निकाह मुकम्मल हो चुका था, मगर इस रिश्ते की असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की ऊपरी मंजिल का कमरा नीम रोशन था। गुलाब की पत्तियां पलंग पर बिखरी महसूस हो रही थी, जैसे उन्हें भी आने वाले तूफान का अंदाजा हो। सवेरा पलंग के किनारे बैठी थी। सर पर दुपट्टा अटका हुआ था। हाथों की उंगलियां पाम पंसाए। दिल की धड़कन बेतरतीब थी। बाहर खुशियों की आवाजें खामोश हो चुकी थी। अब सिर्फ उस कमरे की खामोशी बाकी थी। दरवाजा जोर से खुलने पर बंद होने की आवाज आई। सरदार स्नान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती साफ वाज़ेह हो रही थी। आंखों में सदियों का दबा हुआ गुस्सा था। वो चंद में दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सवेरा की तरफ पड़ा। सवेरा ने नजरें उठाई। दोनों की निगाहें मिली। अश्तान उसके सामने आकर रुक गया। उसे हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट पीछे कर लिया। ये दुश्मनी? उसकी आवाज भारी थी। आज बरसों बाद जिंदा हुई है डॉक्टर सवेरा। सवेरा की आंखें खुल गई, मगर वो खामोश रही। अश्तान आगे को झुका। उसकी आंखों में नजरें जमाई। अब तुम्हें मेरे आताब से कौन बचाएगा? कमरे की फिजा बोझल थी। सवेरा ने हिम्मत करके उसकी आंखों में झांका। मैंने आपसे दुश्मनी नहीं की सरदार, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी हूँ। ये सुनकर स्नान की आंखों में चमक आई। वो सीधा हुआ और अचानक पलटकर कमरे में रखे गुलदस्ते को जमीन पर दे मारा। शीशा टूटने की आवाज गूंजी तो सवेरा ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। वो मेज के करीब गया। सारी सजावट को हाथों से बिगाड़ने लगा। फूल बिखर गए, शमाएं बुझ गई, कमरा चंदमों में बिखर गया। सच? उसने गुस्से से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है इस सच ने क्या छीना है मुझसे? वो दीवार के करीब जाकर रुक गया। सांसें तेज थी, मुट्ठी भींची हुई थी। सवेरा ने गहरी सांस भरी, फिर उसने खुद को संभाला। आहिस्ता से पलंग से उठी। कमरे में फैले शीशे और फूलों के दरमियान कदम रखते वो मेज की तरफ गई, जहां पानी का जग रखा था। उसे खामोशी से गिलास में पानी डाला। चंद में वो स्नान को देखती रही, फिर वो उसके करीब आई और गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। पानी पी लीजिए। सरदार स्नान ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में ताका शायद खौफ की थी, मगर वहां नरमी की एक झलक थी। वो कुछ लम्हे से घूरता रहा, जैसे परख रहा हो कि सवेरा डरी है या फिर वो मजबूत है। फिर उसने गिलास थाम लिया। सवेरा के हाथ की उंगलियां हल्की सी उसकी उंगलियों से मिस हुई। लम्बा भर को दोनों साकित रह गए। स्टार ने नजरें हटाए बगैर ग्लास को अपने लबों से लगाया। उसके चेहरे की सख्ती कुछ नरम हुई, सांसें मामूल पर आने लगी। तुम मुझसे डरती नहीं हो? पानी पीने के बाद उसने पूछा। डरती हूँ, मगर आपके गुस्से से ज्यादा इस नफरत से डरती हूँ जो मुझे बर्बाद कर देगी। अशनान की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई, जैसे पहली बार उसे सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं, एक मजबूत औरत के तौर पर देख रहा हो। यह हवेली आसान जगह नहीं है सवेरा, उसे धीमी मगर संजीदा आवाज में कहा, और मैं कमजोर नहीं हूँ सरदार, उसे जवाब दिया। चंद में दोनों खामोश रहे। कमरा बिखरा हुआ था, मगर फिजा में पहले जैसी शिद्दत नहीं रही थी। अफसार ने आहिस्ता से ग्लास मेज पर रखा। याद रखो, मैं भूला नहीं। उसने गोया उसे याद दिलाया, और मैं हारी नहीं हूँ। सवेरा ने नरमी मगर यकीन से कहा। उन दोनों के दरमियान आज कोई मोहब्बत भरा वादा नहीं हुआ था। सिर्फ एक खामोश ऐलान हुआ कि ये जंग नफरत से नहीं, हौसले से लड़ी जाएगी। और उस बिखरे हुए कमरे में दो मजबूत इरादे आमने सामने खड़े थे। खुलत की रात गुजर चुकी थी, मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि हवेली के सहन में हलचल शुरू हो गई। उलासम गाड़ी निकाल रहे थे। दरवाजे के करीब ड्राइवर खड़ा इंतजार कर रहा था। सवेरा सादा सा सूट पहने दुपट्टा संभाले सीढ़ियां उतर रही थी। उसके हाथ में बैग था। चेहरे पर सुकून था और आंखों में एक अज़म था। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से उसे भारी कदमों की चाप सुनाई थी। कहाँ जा रही हो? आवाज में ऐसी सख्ती थी कि चंदमों को फिजा हैरत में डूब गई। सवेरा ने मुड़कर देखा। अश्तान सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था।
आंखें सुर्ख थी, जो बड़ा पीछे वो इससे सवाल कर रहा था। सत्तार, उसे सादा लहजे में जवाब दिया। स्टान तेजी से नीचे आया, चंद ही कदमों में उसके सामने खड़ा था। मैंने कल ही कहा था, हमारी औरतें जॉब नहीं करती। सवेरा ने बैग मजबूती से पकड़ लिया। मैं डॉक्टर हूँ, मरीज इंतजार कर रहा है। उसे ठंडे लहजे में कहा। मुझे परवाह नहीं है। वो करीब आकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? उसे बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। सवेरा एक लम्हे को लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। हाथ छोड़ो मेरा सरदार साहब। उसकी आंखों में नमी उभरी। ये हवेली है, तुम्हारा अस्पताल नहीं। यहाँ मेरे असूल चलते हैं। वो कराया। और मेरे असूल? उसकी आवाज लड़खड़ाई। क्या मैं अपनी शिनाख्त छोड़ दूं? असलान का जबर जवाब दे गया, तुम मेरी औरत हो, बस यही तुम्हारी शिनाख्त है। सवेरा की आंखों में चोट उभरी, मगर आंसू नहीं आए। मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। वो मुड़ा, जैसे खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा हो, फिर अचानक पलटा। अगर तुम इस दरवाजे से कदम बाहर तुमने रखा तो। उसके करीब आया, आवाज और भी सख्त हो गई। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तल। लफ्ज मुकम्मल भी ना हो पाया कि सवेरा बिजली की तेजी से आगे बढ़ी। उसे फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार। उसकी आवाज कांप रही थी। ये लफ्ज जुबान पर मत लाइए। चंद लम्हों में दोनों की सांसें आपस में उलझ गई। शतान हैरत से उसे दिख रहा था। सवेरा ने उसके होंठों पर अपना हाथ हटाया, फिर पूरी शिद्दत से मुक्की उसके सीने पर बरसाए। ये धमकी मुझ पर असर नहीं करेगी, समझिया? अगले ही पल उसने जोर से उसे धकेला। असलान एक कदम पीछे हटा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वही नरम मिजाज सवेरा है। अब हर बात में तलाक की तलवार लटकाएंगे, ये मर्दानगी आपकी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। मैंने आपसे इज्जत मांगी थी, कैद नहीं। मैंने रिश्ता निभाने की बात की थी, गुलामी की नहीं। अशलान खामोश खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से के साथ हैरानी भी थी। आप समझते हैं मैं डर जाऊंगी? सवेरा की आवाज भरा गई, मगर वो रुकी नहीं। मैंने अपने बाप पर कत्ल का इल्जाम लगाया। मैंने सारा गांव अपने खिलाफ देखा। मुझे डराना इतना आसान नहीं है। फिजा में खामोशी छा गई। मुलाजिम दूर खड़े सब देख रहे थे, मगर कोई इन दोनों के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सवेरा ने अपने आंसू पूछे। अगर आपको लगता है कि मेरा काम करना आपकी शान के खिलाफ है, तो आप गलत है। लोग कहेंगे कि सरदार की बीवी डॉक्टर है, वो जान बचाती है, इसमें शर्म कैसी? अशनान की नजरें उसके चेहरे पर जम गई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए। और रही बात इस लफ्ज की, जिसको मुंह से निकालने की आपने पहली और आखिरी बार जरूरत की है, तो याद रखिए, रिश्ते धमकी से नहीं चलते, एहतराम से चलते हैं। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। अशनान ने उसे पुकारा, रुको। वो रुक गई, मगर मुड़ी नहीं। चंद में खामोशी के बाद उसकी आवाज आई, अगर मैं मना करूं तो भी जाओगे? सवेरा ने गौर से सवाल सुना। अगर आप मेरा रास्ता रोकेंगे तो भी जाऊंगी, क्योंकि मेरा जाना किसी जिद के लिए नहीं, किसी जान के लिए है। अशनान ने गहरी सांस ली। उसके अंदर जैसे दो जंगें चल रही थी, एक अना की, दूसरी दिल की। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। चंद में दोनों के कदम रुक गए। तुम बदल रही हो डॉक्टर सवेरा, उसने धीमी आवाज में कहा। तो सवेरा मुड़ी नहीं। मैं वही हूँ, मैं बस अब खामोश नहीं रहूंगी। अशनान उसका चेहरा देखता रह गया। उसमें जिद थी, वकार था, और अजीब सी रोशनी थी। गाड़ी ले जाओ, उसने मुख्तसर लफ्जों में, गोया उसे कफ़स से आज़ादी की नवीद सुनाई। सवेरा ने चौंक कर उसे देखा। मगर याद रखो, ये बहस खत्म नहीं हुई है। सवेरा के लबों पर हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। रिश्ते में बहस खत्म नहीं होती सरदार साहब, बस अंदाज बदल जाते हैं। वो दरवाजे से बाहर निकल गई। अस्नान वहीं खड़ा रह गया, उसके सीने पर जहां सवेरा के मुक्ते लगे थे, जैसे अब भी दिल तेज तेज से धड़कता था। गुस्सा भी था, और उसके साथ पहली बार ये खौफ कि ये औरत अब बदल देगी। अस्पताल का दिन गैर मामूली तौर पर मसरूफ था। इमरजेंसी में एक एक करके मरीज आ रहे थे। सवेरा ने सुबह की तलखी दिल के कोने में बंद कर दी थी। सफेद कोट पहने, बाल समेटे, वो पूरी तवज्जो से मरीजों का मुआयना कर रही थी। किसी बच्चे को टांके लगाए, किसी बूढ़ी औरत का ब्लड प्रेशर चेक किया, एक नौजवान लड़के की सर्जरी में असिस्ट किया। शाम ढलने लगी तो थकन उसके चेहरे से साफ झलकने लगी। बुआ अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठी थी कि वो मोबाइल फोन बज उठा। नाम सुनकर उसका दिल थक से रह गया। फात। चंदन में वो साकित बैठी रही, फिर कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से बेताब आवाज आई। शुक्र है सवेरा, आखिरकार तुमने फोन उठा लिया। उसकी आंखों में अचानक नमी उतर आई। फहद, आप? मैंने उस दिन के बाद आपको कितना ढूंढा, आपको अंदाजा भी है? ना कोई राब्ता, ना कोई इत्तला। आप यूं गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं।
सवीरा ने कर्ब से आंखें बंद कर ली, दिल जैसे माजी की दहलीज पर जा खड़ा हुआ। मैं शादीशुदा हूँ फहद। उसने आहिस्ता से गोया उसके सर पर धमाका किया। चंद लम्हे दोनों में खामोशी छा गई। क्या? उसकी आवाज़ टूट गई। आपने मुझे बताया तक नहीं? मैं पागलों की तरह तलाश करता रहा। सवीरा की पलकों से आंसू बहने लगे। बस किस्मत और कुछ चाहती थी, हमारा मिलन मुमकिन नहीं था। सवेरा ने अपनी आवाज को मजबूत रखा। आपने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? फहद की आवाज में शिकवा ही शिकवा था। अगर बात करती तो शायद और मुश्किल हो जाता। उसने मुश्किल कहा। मैंने जो फैसला किया वो मेरी मर्जी से नहीं था, मगर अब वही मेरी हकीकत है। उसने फहद को बताया कि अब वो उसकी दस्तरस से बहुत दूर है। क्या आप खुश है? ये सवाल उसके दिल में खंजर की तरह लगा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से उसकी तरफ देखा। मैं कोशिश कर रही हूँ। फहद की आवाज भर आई। मैंने आपसे मोहब्बत की थी सवेरा, आज भी। बस कीजिए। उसे फौरन रोकते हुए बात काटी। अब ये बातें मुनासिब नहीं है। मैं किसी की अमानत हूँ। उसके हाथ कांप रहे थे। अल्लाह हाफिज फहद, अपना ख्याल रखिएगा। उसे जल्दी से फोन बंद कर दिया। चंद लम्हे वो वहीं खड़ी रही, आंसू बेख्तियार बहते रहे। उसी लम्हे पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो चौंकी। जैसे ही पलटी तो सीधा किसी मजबूत सीने से जा टकराई। इश्तान? उसके लबों से बेसाख्ता निकला और उसका चेहरा सख्त था, आंखें जलती हुई थी। बड़ी वफादारी से बात हो रही थी डॉक्टर साहबा। सवेरा के हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। अब यहाँ? इश्तान गुस्से से आगे बढ़ा। सवाल मैंने किया है। उसकी आवाज धीमी मगर खतरनाक थी। रंगरलियां बना रही हो मेरी बीट पीछे? यहाँ? सवेरा के चेहरे पर गुस्सा उभरा। हद। सरदार साहब? कौन था? उसे दांत पीसते हुए पूछा। माजी था जो खत्म हो चुका है। सवेरा ने धीमे लहजे में वजाहत दी। स्टान ने तंजिया हंसी हंसकर उसे देखा, मगर आवाज में आज भी नमी थी। उसने गोया सवेरा के दिल पर वार किया। वो एक पुराना जानने वाला था। उसने मजबूत ऐसे देखा। और मैंने कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। सवेरा ने दो टोक जवाब दिया। शादीशुदा हो मगर दिल? उसे कदम बढ़ाते हुए कहा। सवेरा की आंखों में आंसू फिर चमके, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, दुख के थे। आप हमेशा बदगुमान बदगुमानी क्यों करते हैं? वो पूछ बैठी। क्योंकि मुझे धोखे की आदत थी। वो घर जा। कमरे की फिजा भारी हो गई। अशनान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज तुम हवेली वापस नहीं जाओगी। उसने अपना फैसला सुना। क्या मतलब? वो उछल पड़ी। मतलब ये कि जब तक मैं चाहूंगा तुम नहीं रहोगी। अशनान मुस्कुराया। आप मुझे कैद करेंगे? हाँ। उसकी आवाज सर्द थी। शायद तन्हाई तुम्हें याद दिलाए कि तुम किसकी बीवी हो। सवेरा ने हैरत से देखा। आपको मुझ पर एतबार नहीं? एतमाद कमाया जाता है। उसे तेजी से जवाब दिया। फिर उसने बाहर खड़े गार्ड को आवाज दी। दरवाजा बंद कर दो, कोई अंदर ना आए, ना बाहर जाए। सवेरा का दिल धक से रह गया। ये जुल्म है सरदार। उसके करीब आया। सुन, जुल्म वो होता है जब बीवी शौहर की इज्जत को दांव पर लगाए। अस्टान ने इसको दिल को जलाकर राख कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो चिल्लाई। मुझे परवाह नहीं। उसे सर तहजे में कहा। आज रात तुम यही रहोगी, अकेली। सोचोगी कि इस रिश्ते की कीमत क्या है। उसकी आंखों में अजीब सी अजियत थी, जैसे वो खुद भी जल रहा हो। सवेरा चंद में उसे देखते रही। आप मुझे बंद कर सकते हैं, मगर मेरा जमीन नहीं। अस्टान के चेहरे पर सख्ती मजीद गहरी हो गई। वो पलटा, दरवाजे तक गया। एक लम्हे को रुका, मगर मुड़ा नहीं। कल सुबह लेने आऊंगा, तब तक सोच लेना। तुम डॉक्टर हो या सरदार की भी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरा खामोश हो गया। सवेरा कुर्सी पर बैठ गई। आंसू बह निकले। वो कैद थी, मगर उसका दिल पहली बार अजीब तरह से मजबूत हो रहा था। दूसरी तरफ इश्नान अस्पताल के बाहर खड़ा था, हाथ मुट्ठियां बींच कर सोच रहा था कि उसे गुस्सा था या उसके अंदर कहीं एक सवाल भी जाग रहा था। क्या वो वाकई बेवफा है, या वो खुद अपने खौफ का शिकार हो रहा है? रात लंबी थी और ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह का वक्त था, मगर अस्पताल की फिजा गैर मामूली तौर पर सुनसान थी। इस्लाम तेजी से गाड़ी से उतरा। रात की बेचैनी अभी तक चेहरे पर थी। वो सीधा अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर सवेरा का है? रात भर सो नहीं पाया था। सवेरा की नम आंखें उसके जहन में जैसे अटक गई। उसने रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से सख्त नजर में पूछा। नर्स ने घबराकर नजरें झुका ली। सर वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब नहीं है? मैं खुद नहीं यही छोड़ कर गया था। वो तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला। कमरा खाली था। मेज पर फाइलें बिखरी थी। एक कुर्सी गिरी हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती निकाला हो। स्टान के दिल में अजीब सा खदशा उभरा। वो पलटा। रात को क्या हुआ था यहाँ? वो चिल्लाया तो एक वार्ड बॉय हिकलाते हुए बोला। सर रात कुछ लोग आए थे, कह रहे थे कि तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे हैं। किसकी तफ्तीश? उसकी आंखों में खून उतर आया। जवेद जैतून के केस की सर।
डॉक्टर साहिबा ने फाइल दोबारा खुलवाने की दरख्वास्त दी थी ना। ये सुनते इश्तान के चेहरे का रंग बदल गया। उसी लम्हे उसका फोन बजा। उसके आदमी की आवाज स्पीकर पर उड़ी, सरदार खबर पक्की है, डॉक्टर साहिबा जतोई खानदान के फार्म हाउस पर है। चंदमो को जैसे वक्त रुक गया, फिर अशनान की आंखों में एक ऐसी आग भड़की जो पहले कभी ना देखी गई थी। गाड़ियां निकालो, वो घर जा। अस्पताल का वीरान सहन उसके कदमों की गूंज से लर्ज उठा। शहर से बाहर वीरान सड़क पर गाड़ियों का काफिला तेजी से दौड़ रहा था। अशनान की मुट्ठियां भींची हुई थी। सहन में सिर्फ एक ही मंजर था, वो था सवेरा का गिड़गिड़ा था। उसे याद आया, कल रात उसने खुद उसे कैद किया था, आज वो वाकई कैद में थी। अगर उसे कुछ हुआ, उससे दांत पीछे, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। कमरा नीम तारीक था। छत से लटकता एक पीला बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था। दीवारों पर नमी के निशान थे। सवेरा के हाथ रस्सी से बंधे थे, वो सीधी बैठी थी, मगर चेहरे पर थकन नुमाया थी। आंखों में खौफ की बजाय अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती हो कि सच के रास्ते आसान नहीं होते। रात दरवाजा चिचराता हुआ खुला तो अंदर शाहरुख जदोई आया। शाहरुख के चेहरे पर सुर्द मुस्कुराहट थी। डॉक्टर साहिबा बड़ी बहादुर निकली तो। सवेरा ने नजरें उठाकर देखा। बहादुरी नहीं, सिर्फ सच की तलाश थी। शाहरुख हंसा। सच? तुमने हमें पहचान लिया ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सवेरा का दिल जोर से धड़का, मगर आवाज मजबूत रही। मैंने सिर्फ फाइलें खुलवाई हैं, अगर तुम बेगुनाह हो तो डर कैसा? शाहरुख करीब आया। उसके कदमों की चाप कमरे में गूंजी। डर? वो झुका और उसकी आंखों में देखा। हम डरते नहीं, हम मिटाते हैं। कमरे की फिजा मजीद भारी हो गई। जवेद जतून का खानदान कत्ल का हादसा नहीं था, शाहरुख ने बेपरवाही से कहा। वो रास्ते से हटाना जरूरी था। सवेरा की सांस रुक गई। क्यों? उसकी आवाज भर आ गई। क्योंकि वो हमारी सरदारी में रुकावट था। शाहरुख ने सर तहजे में कहा। मेरे वालिद ने हुक्म दिया और काम हो गया। बस बदकिस्मती से तुम्हारे बाप का नाम दरमियान में आ गया। सवेरा की आंखों में आंसू चपके। तो तुम जानते थे मेरे वालिद बेगुनाह है? जानते थे? शाहरुख ने कंधे झुकाए। मगर हमें किसी की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। वो आसान हदफ था। ये सुनकर सवेरा के अंदर कुछ टूटा, मगर उसने खुद को संभाला। तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? शाहरुख सीधा खड़ा हुआ। क्योंकि अब ये केस हमेशा के लिए खत्म होगा। तुमने हमें पहचान लिया, अब तुम्हें भी खत्म करना होगा। कमरे में सुनाटा छा गया। सवेरा के हाथ बंधे थे, मगर उसकी आवाज आजाद थी। तुम समझती हो मुझे मार कर सिर्फ दफन हो जाएगा? शाहरुख ने तन से उसे देखा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से पुलिस तक बात पहुंची। तुम नहीं रहोगी तो सारे सबूत भी नहीं रहेंगे। शाहरुख ने जेब से रुमाल निकालते उसकी तरफ देखा। हमने पहले भी सबूत मिटाए थे, फिर मिटा देंगे। सवेरा ने आंखें बंद की, फिर खोल दी। तुमने जुल्म का एतराफ कर लिया। एक दिन यही अल्फाज तुम्हें लेट हो गए। शाहरुख हंसा। वो दिन कभी नहीं आएगा। उसी लम्हे बाहर कहीं दूर गाड़ियों की आवाज गूंजी। शाहरुख चौंका। कौन हो सकता है? शाहरुख ने त्योरी चढ़ाई। सवेरा के दिल में उम्मीद की हल्की सी चंगारी उभरी। कमरे के बाहर शोर बढ़ने लगा और वक्त जैसे सांस रोके खड़ा था। गाड़ियां फार्म हाउस के सामने आकर रुकी और भारी दरवाजा खुला और अशनान बगैर रुके अंदर घुस गया। गार्ड ने रोकने की कोशिश की, मगर उसके आदमियों ने रास्ता साफ कर दिया। दरवाजा जोर से खोला गया। अंदर हॉल में शाहरुख जतोई खड़ा था। बड़े तेज में लगते हो सरदार साहब, उसे तंज किया। अशनान की नजरें कमरे के कोने पर जा टिकी। सवेरा? वो चिल्लाया। वो कुर्सी से बंधी हुई थी, कलाइयों पर रस्सी के निशान थे, चेहरा थका हुआ मगर आंखें खुली थी। स्नान की सांस रुक गई। हाथ खुले उसके। वो दहाड़ा। शाहरुख हंसा। इतनी फिक्र है? ये तो कातिल की बेटी है ना? स्नान एक कदम आगे बढ़ा। आंखों में दीवानगी थी। वो मेरी बीवी है। कमरे में खामोशी छा गई। समीरा ने चौंक कर उसे देखा। शाहरुख का चेहरा सख्त हो गया। ये हमारा खानदानी मामला है, तुम बीच में ना हो। वो गराया। जब से इसने मेरा नाम लिया ना, ये मामला मेरा हो चुका है। शाहरुख ने सर लहजे में कहा। अगर ये इसे एक भी खराश आई तो मैं तुम्हारी दुनिया जला दूंगा। चंद में दोनों खानदानों के आदमी आमने सामने खड़े रहे। फिजा में बारूद की बू थी। आखिरकार शाहजीन ने हाथ उठाया। खोलो इसे। रस्सी खोली गई। सवेरा के हाथ आजाद हुए तो वो लड़खड़ाई। स्टान फौरन आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। उसके हाथों की गिरफ्त मजबूत थी, मगर उसमें पहली बार हिफाजत का एहसास था। अब क्यों आए? स्टान ने सख्ती से उसे देखा। क्योंकि तुम्हारी जगह कैद में नहीं है। उसे सवेरा को खुद में बेचा। सरदार साहब, ये लड़की हमारे खानदान को चैलेंज कर रही है। शाहरुख ने कहा तो स्टान ने पलट कर उसे देखा। तो मुकाबला मुझसे करो, इसे छोड़ दो। चंदुमा बाद सवेरा को लेकर वो बाहर निकल गया। वापसी के रास्ते गाड़ी के अंदर खामोशी थी। सवेरा खिड़की से बाहर देख रही थी, आंखों में नमी थी। स्टान उसकी तरफ देखता रहा।
फाइल क्यों खुलवाई? सवेरा ने गहरा सांस लिया क्योंकि सच जानना जरूरी है। उसे धीरे से कहा, तुम जानती हो उससे कितनी बड़ी दुश्मनी भड़केगी? दुश्मनी पहले से जिंदा है सरदार साहब। उसने उसकी तरफ देख कर कहा, मैं सिर्फ सच चाहती हूँ और सच मालूम हो गया है। शैतान ने गहरी सांस ली। आज की बगात बगैर मुझे बताए कोई कदम नहीं उठाओगी। अगर सच आपके खिलाफ हुआ तो? उसने आहिस्ता से पूछा। शैतान चंदन में खामोश रहा। पहली बार उसकी आवाज में सख्ती के बजाय थकन थी। तब भी तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। सोयरा ने हैरत से उसे देखा। गाड़ी हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। जंग अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि वो सच से नवाफकीर था, मगर आज एक बात वाज़ेह हो गई थी कि उसे कैद नहीं होने देगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। सुबह की रोशनी हवेली के सहन में फैल रही थी। फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सरदार बालकनी में खड़ा था जब दरवाजा तेजी से खुला और मुलाजिम हाँफता हुआ अंदर आया। सरदार साहब, बुरी खबर है। सवेरा जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। क्या हुआ? इस्लाम हैरान हुआ। शाहरुख जतोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जवेद जतोन के कत्ल के इल्जाम में कहते हैं सबूत मिल गए। चंद्रमा को जैसे वक्त रुक गया और मुलाजिम की आवाज में खुशी थी। मेरानी खानदान सुरखरू हो गया। सब कुछ सब कह रहे थे बीबी जान ने अपनी वालदा वालिद को बेगुनाह साबित कर दिया। सवेरा ने आहिस्ता से अपने सीने पर बाजू लपेट लिए। आंखों में नमी चमकी मगर लोगों पर मुस्कुराहट आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी लम्हे इस्लाम पीछे उड़ा और चंद कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें सवेरा के चेहरे पर थी, वही चेहरा जो आज फतह की रोशनी से दमक रहा था। अगर अगले लम्हे वो टटक गया। सवेरा अपने कमरे की तरफ मुड़ चुकी थी। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में सूटकेस था। शैतान का दिल थक से रह गया। कहाँ जा रही हो तुम? सवेरा रुक गई। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मैंने अपने वालिद को बेगुनाह साबित कर दिया। मुझे जाना चाहिए। शैतान तड़प उठा। जाना चाहिए? उसकी आवाज में बेयकीनी थी। ये रिश्ता तो दुश्मनी की बुनियाद पर था ना सरदार साहब। अब जब दुश्मनी खत्म हो चुकी है तो मैं क्यों रुकूं? शैतान के चेहरे का रंग बदल गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? वो बेहद रंजीदा सा दिखाई दिया। सवेरा ने चौंक कर उसे देखा। मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में जल रहा हूँ। उसकी आवाज पर आ गई। और तुम अपने खानदान को सुरखरू करके यूं चली जाओगी? सवेरा साकित रह गई। मोहब्बत? उसके लबों से धीरे से निकला। इस्लाम की आंखों में पहली बार वो सख्ती नहीं थी, सिर्फ सच था। हाँ, मोहब्बत। तरकीबन चिल्लाया। हर बार जब तुम खतरे में होती हो मेरा दिल रुक जाता है। जब तुम पर इल्जाम लगता है मुझे आग लगती है। जब तुम रोती हो मैं टूट जाता हूँ। शान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैंने तुम पे कैद किया, तुम पर शक किया क्योंकि मैं डरता था। तुम्हें खोने से डरता था, मगर मानने की हिम्मत नहीं थी। सवेरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें मेरी बीवी कहकर बचाया था क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, सिर्फ नाम से नहीं दिल से भी। चंदमों की खामोशी उनके दरमियान ठहर गई। अगर तुम चली गई ना, सलान की आवाज टूटती तो ये हवेली खाली हो जाएगी। मैं खाली हो जाऊंगा, मेरा दिल जलकर राख हो जाएगा। सवेरा का हाथ सूटकेस पर ढीला पड़ गया। आपने कभी कुछ कहा ही नहीं? वो धीमी लहजे में बोली। आज कह रहा हूं ना। उसे बेबसी से कहा, मत जाओ, मेरे साथ रहो। दुश्मनी खत्म हो गई है, अब हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। सवेरा की सांसें तेज हो गई। और अगर मैं ठहरूंगी तो ये रिश्ता इज्जत और बराबरी पर होगा। स्टार ने फौरन से सर झुका दिया। बिल्कुल, तुम डॉक्टर भी रहोगी और मेरी हमसफर भी। ये सुनकर सवेरा के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सूटकेस उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अगले लम्हे स्टार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके सीने से लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार खुशी और मोहब्बत के आंसू थे। मोहब्बत दूर खड़ी मुस्कुराई थी। एक सरदार जादी एक सरदार जादे के मुंह से इश्क की दास्तान सुनकर नफरत और दुश्मनी को दूर छोड़ आई थी। अगली सुबह एक बार फिर से रोशनियों से जगमगा रही थी। सहन में बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली थी। सुनहरी और सफेद सजावट ने पूरे माहौल को शहाना बना दिया था। पूरा गांव मधु था। मीरानी खानदान के बुजुर्ग एक दूसरे से वकार से बैठे मिल रहे थे और लोग आकर मुबारकबाद दे रहे थे। सरदार शनाब एतमाद अंदाज में मेहमानों से मिल रहा था। उसके चेहरे पर आज फखर और सुकून था। मुलाजमाओं के हमरा सीढ़ियों से जब डॉक्टर सवेरा उतर कर आई तो महफिल जैसे चंद लम्हों को थम गई। सफेद और सुनहरी जोड़े में वो नहायत बावकार लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, आंखों में इत्मीनान था। मोहब्बत की तकमील की खुशी झलक रही थी। अस्लाम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। लोगों में सरगोशियां हुई। देखो कैसी बाहिम्मत लड़की है, अपने बाप को बेगुनाह साबित कर दिया। और सरदार ने भी क्या जरफ दिखाया।
اشتان نے सबके सामने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आज का दिन सिर्फ एक वलीमा नहीं बल्कि सच की जीत का दिन है, और मुझे फख्र है कि मेरी बीवी ने अपने वालिद का नाम साफ कर दिया। सवेरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी और वो दोनों साथ साथ खड़े दमक रहे थे। अब सिर्फ रस्म के बंधन में नहीं बल्कि दिल के बंधन में भी बंधे हुए थे। हवेली की रोशनियां गवाह थी कि दुश्मनी के साए खत्म हो चुके थे।